पर न्यूटन लॉज ऑफ मोशन का एंट्रेंस स्टार्ट किया था और उसमें मुझे याद है कि लास्ट टाइम हमने कुछ टॉपिक डिस्कस किए थे। एक तो था ये द चेंज ऑफ मोमेंटम डिस्कस किया था कि अगर किसी क्वेश्चन में सिर्फ मोमेंटम का चेंज निकालना है तो वो आप कैसे कर सकते हो। मोमेंटम चेंज हुआ था, न्यूटन जो सेकेंड लॉ है एफ इक्वल एम ए वो कराया था। और उसके बाद लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, उस पर कुछ एमसीक्यूज कराए थे। और उसके बाद लास्ट टॉपिक ये भी चला था, मोशन ऑफ कनेक्टेड बॉडी स्टार्ट किया था, पुली वाला जो क्वेश्चन है जिसमें पुली वगैरह इन्वॉल्व रहता है। उसमें भी एक क्वेश्चन आई थिंक किया था हमने, कंस्टेंट रिलेशन सिखाया था, नई एक चीज सिखाई थी, कंस्टेंट रिलेशन किया था यहाँ तक शायद। लास्ट वीक लेक्चर नहीं हुआ था, उससे पहले वाले वीक में हुआ था, तो काफी गैप आ गया है। कल मतलब मंडे को भी नहीं था लेक्चर और लास्ट वीक बिल्कुल नहीं था, तो गैप आ गया। मुझे सिर्फ एक बता दो कि लास्ट टाइम एग्जैक्टली कौन सा क्वेश्चन है, कौन सा टॉपिक डिस्कस किया, एकदम लास्ट वाला क्या किया है, कोई बताओ। आपके पास नोटबुक रहेगी ना? एटवुड मशीन एटवुड मशीन में वो दोनों ब्लॉक्स का एक्सेलरेशन तो सेम होता है एटवुड में, तो दोनों ब्लॉक का मतलब लास्ट क्वेश्चन एटवुड मशीन पे कराया है मैंने। क्या फाइंड करने को बोला है उसमें? एक्सेलरेशन क्वेश्चन क्या है, क्या फाइंड करना है एटवुड मशीन में? फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ m1 एंड m2 व्हेन रिलीज, और एक डायग्राम। न्यूमेरिकल है क्या, कोई कॉन्सेप्ट करवाया है क्या, कुछ थियरी करवाई है मैंने लास्ट में? A1 और A2 में क्या रिलेशन है वो कैसे फाइंड आउट करने का वो बताया था। हाँ तो वो एटवुड मशीन थोड़ी होगा उसमें, मतलब थोड़ा अलग होगा एटवुड से, वो एकदम एटवुड मशीन है। टेबल के ऊपर रखा था पुल्ली। हाँ तो टेबल है तो एटवुड दो कैसे पुली थे। हाँ, एक टेबल पे है, Yes. दूसरे मूवेबल पुल्ली है, तो वो क्वेश्चन करवाया होगा। इसमें एक्सेलरेशन ऑफ दोनों ब्लॉक्स का अलग अलग एक्सेलरेशन होगा, देखो। Yes. हाँ तो वो मैंने दोनों एक्सेलरेशन के बीच में रिलेशन निकाल रहा है, A1 और A2 के बीच का रिलेशन, तो उसको आया होगा आपका रिलेशन A1 इज इक्वल टू A2 या फिर A2 इक्वल टू A1, कुछ ना कुछ आया होगा ऐसा। Yes. तो A2 is वो equal to क्वेश्चन A. कंप्लीट हो गया था, क्वेश्चन कंप्लीट था। Yes. यस ठीक है, आज भी मैं एक दो Yes. क्वेश्चन और करा देता हूँ उसी टाइप के, ठीक है, रिलेटेड टू दैट ओनली, और फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो हमारा जो टॉपिक चल रहा है ना, टॉपिक है मोशन ऑफ कनेक्टेड बॉडीज, मोशन ऑफ कनेक्टेड बॉडीज, ये चल रहा है। इसमें अभी आज भी हम लोग कुछ और टाइप के क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। न्यूमेरिकल्स कर करके हम लोग इस टॉपिक को क्लियर करेंगे। देखो थियरी में कितना भी बताऊं कुछ नहीं होगा, जैसे आप नए नए क्वेश्चंस देखोगे तो आपको और क्लियरिटी आती जाएगी इस टॉपिक की। चलो एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। ये देखो, सपोज ये एक इंक्लाइन प्लेन है, ट्रायंगुलर इंक्लाइन प्लेन, इसमें ये एंगल दिख रही है, सपोज ये एंगल 53 डिग्री की है, यहाँ पर 90 डिग्री है। अगर ये 90 है तो टोटल एंगल 180 होता है ना तीन एंगल्स का। अगर ये 90 है ना, एक 53 है, तो दूसरी एक जो है उसको 37 होना पड़ेगा। 37 क्योंकि क्या होता है एक्चुअली में, क्या होता है, ये 53 और 37 जो दोनों है ना, ये दोनों एक दूसरे की कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हैं। 53 प्लस 37 करके देखो 90 आता है। तो 90. हाँ, इन दोनों का सम 90 है, और ये देखो ये एंगल भी 90 है, टोटल 180 हो गया ना फिर तीनों एंगल्स का। हाँ, अब देखो यहाँ पर एक पुली फिटेड है, सपोज एकदम टॉप पे पुली है, एक तरफ से ये देखो एक ब्लॉक कनेक्टेड है, लेट्स से M1, और दूसरी तरफ से दूसरा ब्लॉक कनेक्टेड है M2, ठीक है, क्लियर। एक अजम्पशन लेते हैं, एक अजम्पशन कि सपोज M2 बड़ा है M1 से, कोई भी एक बड़ा हो सकता है, उसमें कुछ नहीं है, M2 ग्रेटर देन M1। अब हमको करना क्या है, वी हैव टू फाइंड आउट द एक्सेलरेशन ऑफ दिस सिस्टम। क्वेश्चन ये है, फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ द टू ब्लॉक्स। मतलब जैसे ही मैं इन दोनों ब्लॉक्स को रिलीज करूंगा, डेफिनेटली एक ब्लॉक नीचे की तरफ जाएगा, और अगर एक नीचे की तरफ जाएगा तो दूसरा ब्लॉक क्या करेगा, ऊपर की तरफ जाएगा वो। Yes. हाँ, तो उन दोनों ब्लॉक्स मतलब मूव करेंगे, बोथ विल मूव। तो उन ब्लॉक्स का है ना हमको एक्सेलरेशन निकालना है सपोज, हाँ ठीक है। हाँ, अब कैसे करेंगे देखो, सबसे पहले तो ये
ऐसा इमेजिन करो कि सपोज एग्जांपल ले रहा हूँ कि सपोज M2 ऐसे नीचे जा रहा है कुछ एक्सेलरेशन के साथ, एक ऐसा हो सकता है क्या कि M2 अलग स्पीड से मूव कर रहा है, M1 जो है वो अलग स्पीड से ऊपर जा रहा है? No. हो सकता No. सेम No. स्पीड से जाएगा। है? दोनों एक ही स्ट्रिंग से कनेक्टेड है, तो Yes. एक साइड से अगर स्ट्रिंग बढ़ेगा तो दूसरी साइड से उतना ही कम होता जाएगा, तो मतलब दोनों का एक्सेलरेशन सेम होना चाहिए, लाइक एटवर्ड मशीन। तो ये जो M1 है ना, ये जो मैंने यहाँ पे M2 लिखा है, M2 का एक्सेलरेशन सपोज A है इस तरफ, M1 का भी एक्सेलरेशन इस तरफ होगा A। ये ऐसा मेरा खाली अजम्पशन है कि M2 नीचे जाएगा, हो सकता है कि M1 नीचे जाता हो, ऐसे मैंने स्टार्ट करने के लिए कुछ ना कुछ तो लेना पड़ेगा। मैंने अज्यूम किया कि M2 नीचे जाएगा, वी स्टिल डोंट नो कौन कहाँ जाएगा। सपोज M2 नीचे जाएगा तो M1 हैज टू गो अप। अच्छा ये देखो स्ट्रिंग में टेंशन ऐसे होगा, ये देखो T। अब देखो क्योंकि ये ब्लॉक्स जो है वो इंक्लाइन प्लेन के ऊपर है ना, इंक्लाइन प्लेन पे क्या होता है कि ये जो फोर्स लगता है ऐसा, इंक्लाइन प्लेन पे ऐसा जो फोर्स लगता है ये वाला ग्रेविटी का फोर्स, ये हमेशा mg sin थीटा होता है, याद करो। Yes. ये वाला फोर्स mg sin थीटा होता है, mg cos कभी नहीं होता है ये वाला। तो ये m1 है ना, इधर m1 आएगा, ठीक है। तो ये फोर्स को देखो मैं ऐसे लिख रहा हूँ, m1 g sin ऑफ 37 डिग्री। ये 37 क्यों लिखा समझा क्या? Yes. Yes. Handle है उतना. सिमिलरली ये जो m2 है ना, m2 पे जो ऐसा फोर्स लगेगा ये भी ग्रेविटी का फोर्स है, ये फोर्स होता है mg sin थीटा। इधर होगा m2g। M2G sin theta. 53 अब आप थोड़ा सोच रहे होंगे कि साइन के कंपोनेंट्स तो लिए है सर ने, साइन वाले कंपोनेंट, कॉस वाला नहीं लिया है। कॉस वाला कंपोनेंट ऐसे एक्ट होता है ऐसे, और जो कॉस वाला कंपोनेंट है इट इज बैलेंस्ड बाय नॉर्मल रिएक्शन। एन और ये दोनों एक दूसरे को क्या कर लेते हैं, बैलेंस्ड। तो खाली हमको कौन से कंपोनेंट देखने हैं, साइन वाले कंपोनेंट देखने हैं। Sin. अब देखो यहाँ पर साइन 37 आ रहा है और यहाँ पे साइन 53 आ रहा है, ठीक है। अब देखो जो जेई वगैरह देते हैं ना स्टूडेंट, जेई और नीट के लिए आपको साइन 30 डिग्री, साइन 45 डिग्री, साइन 60 डिग्री, साइन 90, साइन 180, ये सब स्टैंडर्ड वैल्यूज तो याद होंगी। याद है ना साइन 30 कितना होता है, साइन 45 कितना होता है। Yes. yes Yes. के साथ साथ आपको ये भी एक याद करना होगा कि साइन 37 कितना होता है और साइन 53 कितना होता है। ये दोनों एंगल भी काम आती है जेई में, 37 और 53। देखो अब इसको याद करने का तरीका मैं बता देता हूँ। साइन 37 जो है ना वो होता है 3 आउट ऑफ 5, साइन 53 होता है 4 आउट 4 by ऑफ 5. मालूम है क्या तुमको? नहीं ना? Yes. पहले मालूम था? Yes. No. सबको No. मालूम था ये पहले? नो सर। No. no ठीक है। आज थोड़ा ध्यान से देखो। अब कुछ स्टूडेंट बोलेंगे सर ये याद कैसे रहेगा, मतलब यहाँ कोई तरीका है इसका, कुछ तो लॉजिक होना चाहिए इसके पीछे, कैसे याद होगा ये? मैं आपको एक तरीका बता देता हूँ। सपोज आप एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाओ ऐसा, इसमें ये 90 डिग्री है, एक एंगल आप 37 ले लो, दूसरी एंगल ऑटोमेटिकली 53 होगी। अब देखो ये हो गया। इसके बाद आप पाइथागोरस थ्योरम आपको याद है, पाइथागोरस। एक बात है, पाइथागोरस में अगर एक साइड 3 है, सपोज ये साइड 3 है, सपोज ये साइड 4 है, ये 3 ये 4, तो हाइपोटेन्यूज कितना होगा? 5 5. हाँ, तो ये देखो ट्रायंगल बना, ये ट्रायंगल एकदम सही है। देखो इसको याद कैसे करना है, देखो ये तीनों जो एंगल्स हैं, तीनों एंगल में सबसे छोटी एंगल 37 है। 37 के सामने, 37 इज द स्मॉलेस्ट एंगल, 37 के सामने सबसे स्मॉलेस्ट साइड ले लो 3। 53 कौन सी है? 53 थोड़ी सी बड़ी एंगल है। 53 के सामने ये देखो 4 जो थोड़ा बड़ा साइड है, और सबसे बड़ी एंगल है 90 डिग्री, तो 90 के सामने सबसे बड़ा साइड आएगा 5। सबसे छोटी एंगल के सामने सबसे छोटा साइड, सबसे बड़ी एंगल के सामने सबसे बड़ा साइड। ऐसे आ रहेगा। अगर आपने ये समझ ये ट्रायंगल बनाना सीख गए, अब इसमें तुम साइन 53, कॉस 53, टेन 53, साइन 37, कॉस 37 सब कुछ इसमें से निकाल सकते हो ना। फॉर एग्जाम्पल Yes. इसमें से आप एक बात है, इसको लगाओ इसमें और बताओ हाउ मच इज साइन 37 फ्रॉम दिस ट्रायंगल? साइन 37 3 by 5. 3 by 5. 3 by 5 अच्छा कॉस 53 बताओ, कॉस 53 3 by 5. 3 by 3 by 5. 5 तो साइन 37 और कॉस 53 एक ही होता है। Yes. जैसे वो नहीं होता है साइन 30 एंड कॉस 60 आर इक्वल ना। yes Yes. Yes. ये तो अगर ट्रायंगल तुमको ये बनाना आ गया, इसमें से जब जो चाहिए साइन कॉस टेन कुछ भी चाहिए 37 और 53 का दोनों मिल जाएंगे। आई सजेस्ट यू ट्रायंगल थोड़ा याद 4 करो। 5 कैसे मालूम पड़ेगा? क्या बोल रहे 3 4 3 4 5 कौन सा कैसे मालूम पड़ेगा?
मैंने अभी भी बताया एक लॉजिक, जो सबसे उसके छोटी angle के एंगल है इन सामने। तीनों एंगल में से सबसे उसका छोटी एंगल angle। कौन सी है? 37। 37। 37 के सामने जो है ना सबसे छोटा साइड लेंगे। 3, 4, 5 में से सबसे छोटा कौन होता है? 3 होता है ना। 3. 3 है स्मॉलेस्ट साइड इन फ्रंट ऑफ स्मॉलेस्ट एंगल, बिगेस्ट साइड इन फ्रंट ऑफ बिगेस्ट एंगल। सर 3 4 5 क्यों लिया ऐसे, सिर्फ 3 और 4 5? भाई ये एक तरीका है, ट्रिक है इस चीज को याद करने का। सुनो, साइन Yes, 37 समझा। 3/5 होता है, उसको मैं चेंज नहीं कर सकता, होता ही है वो 3/5 यस समझा। होता है, तो मैं क्या करूं उसमें? इसको याद करेगा, मैंने तरीका बना के दिया है आपको सिर्फ, ठीक है। यस मैं आपको याद करने के कुछ मेथड्स बता सकता हूँ, लेकिन जो है वो है। अभी साइन 37 होता है 3/5, मैं उसमें कुछ नहीं कर सकता। आप मैथ्स में चेक करो या किसी और मेथड से चेक करो, साइन Yes, 37 कितना होता है, यही आएगा। ओके, सो अभी देखो स्टूडेंट, क्लियर ये 37 और 53 का Yes. कॉन्सेप्ट? Yes. ठीक है। Yes. हाँ, तो देखो साइन 53 देखो थोड़ा बड़ा है, 4/5 है। साइन 37 थोड़ा छोटा है, 3/5। कौन सा बड़ा है दोनों में से? ये साइन 53 की वैल्यू बड़ी है, 4/5 ना। देखो ये साइन 53 है ना, ये देखो साइन 53 ये बड़ा है, और यहाँ ना साइन 37 वो छोटा है। और ये M1 जो है यहाँ पे देखो M1, ये M1 भी छोटा है M2 से। तो थोड़ा आप समझ सकते हो कि M2 नीचे जाएगा कि M1 नीचे जाएगा, कौन जाएगा एक्चुअली नीचे? M2. M2. ये जो मैंने डायरेक्शन लिया है ये वाला, M2. ये सही है आई थिंक। Yes. अब Yes. देखो तुमको ये एक्सेलरेशन निकालने को बोली है। एक्सेलरेशन पर एक स्टेप का काम है, एक स्टेप में निकल सकती है। देखो एक्सेलरेशन कैसे निकालेंगे? ये दोनों ब्लॉक्स है ना सेम एक्सेलरेशन से चलने वाले हैं, दे आर मूविंग विद द सेम एक्सेलरेशन। तो आप एक पूरे ये दोनों ब्लॉक्स और जो स्ट्रिंग है ना, दोनों ब्लॉक्स और स्ट्रिंग सबको मिला के आप एक ही बॉडी मान सकते हो, एक ही सिस्टम मान सकते हो। तो कंसीडर M1, M2 एंड द स्ट्रिंग टुगेदर एज अ वन बॉडी। तीनों को मिला के एक ही बॉडी मान लो, एक ही स्ट्रिंग, एक ही सिस्टम मान लो। तो ये देखो एक्सेलरेशन ऑफ दैट बॉडी इज गिवन बाय नेट एक्सटर्नल फोर्स ऑन दैट बॉडी डिवाइडेड बाय मास ऑफ द बॉडी ना। तो एनीबॉडी जो नेट फोर्स है बॉडी पे वो ये होगा, देखो M2G sin 53 माइनस M1G sin 37। 37. ये थोड़ा सोचो, ये नेट फोर्स कैसे हुआ? ये फोर्स जो है ना और ये फोर्स दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट डायरेक्शन में काम कर रहे हैं। ये देखो ये ऐसे खींच रहा है बॉडी को और ये ऐसे Yes. खींच रहा है, Yes. Yes. दोनों ऑपोजिशन में काम कर रहे हैं। जो जीतेगा बॉडी उस तरफ चली जाएगी। सपोज ये फोर्स ज्यादा स्ट्रांग Yes. हो गया तो बॉडी इधर चली जाएगी। ये फोर्स अगर ज्यादा स्ट्रांग है ये वाला, Right. बॉडी इधर चली जाएगी। तो नेट फोर्स कितना होगा? ये होगा डिवाइडेड बाय मास ऑफ द सिस्टम। मास ऑफ द सिस्टम ये होगा, M1 plus M2. ये है एक्सेलरेशन की फॉर्मूला। अब एग्जाम में ये क्वेश्चन आएगा ना तो ये M1 M2 की वैल्यू गिवन होगी आपको, और साइन 53 कैसे निकालना है वो मैंने आपको समझा दिया, साइन 37 कैसे निकालना है। तो यहाँ पे वैल्यूज डाल के हम लोग डायरेक्ट आंसर निकाल सकते हैं। वो वैल्यू निकालना मेरा काम नहीं है, वो तो मैथमेटिक्स है, कोई भी वैल्यू डाल के मल्टीप्लाई डिवाइड करके आंसर निकालेगा। लेकिन मेथड समझाना मेरा काम है। मेथड समझा कैसे, कहाँ पे पहुंचे हम, कैसे पहुंचे? Yes. Yes. इसमें मेरा एक डाउट है, ये जो मैंने नेट फोर्स लिया, ये मैंने लिया नेट फोर्स, इसमें मैंने टेंशन को तो लिया ही नहीं, टी क्यों नहीं लिया मैंने? कैंसिल कर देगा। टी भी तो लगेगा ना एक्शन। Cancel हो। Same swing है. एक तरीका तो ये है कि आप बोल सकते हो कि टेंशन कैंसिल हो जाएगा। कुछ स्टूडेंट बोलेंगे सर टेंशन इसको, इस ब्लॉक को ऊपर खींच रहा है, इसको भी ऊपर खींच रहा है, कैंसिल हो गया। लेकिन ज्यादा सही आंसर पता है क्या है? टेंशन एक्चुअली में इंटरनल फोर्स है इस सिस्टम का। Yes. सिस्टम पे जो एक्सटर्नल फोर्स लगते हैं ना वो लेने होते हैं, इंटरनल नहीं लेने होते हैं। समझ क्या? Yes, sir. Yes. टेंशन जो है वो इंटरनल फोर्स है। जब आप एफ इक्वल एम ए लगाते हो ना तो एक्सटर्नल फोर्सेस एक्टिंग ऑन द बॉडी लेने होते हैं, जो ग्रेविटी है। इसमें कुछ स्टूडेंट ऐसा भी पूछते हैं कि सर ग्रेविटी कैसे एक्सटर्नल हो गया? ग्रेविटी थोड़ी एक्सटर्नल है, ग्रेविटी बिल्कुल एक्सटर्नल है। ग्रेविटी जो फोर्स है वो इस सिस्टम पे लग रहा है बाय द अर्थ ना। कौन लगा रहा है इसके ऊपर? अर्थ लगा रही है। Yes. अर्थ तो बाहर है ना, अर्थ थोड़ी सिस्टम के अंदर है, अर्थ तो सिस्टम से बाहर है। अर्थ अगर लगा रही है तो वो एक्सटर्नल फोर्स हो गया, समझा? Yes. टेंशन इज इंटरनल फोर्स। ठीक है, कंप्लीट कर लो, ये लिखना है तो लिख लो। काफी इजी क्वेश्चन है, लेकिन स्टूडेंट इसमें भी अटकते रहते हैं, वो सोच ही नहीं पाते कि क्या किया। हमेशा थोड़ा सा एफर्ट्स डालो, आंसर निकल आएगा अपने आप।
ओवर Yes, sir. समझा? ऐसे क्वेश्चंस में एक चीज और बता देता हूँ. यहाँ पे देखो मैंने डायरेक्शन ऑफ एक्सेलेरेशन मैंने अज्यूम किया कि सपोज ये एक्सेलेरेशन ये ए नीचे की तरफ है और ये ऊपर की तरफ है. कभी कभी क्या होता है फिजिक्स के क्वेश्चन में स्टार्टिंग में एक्सेलेरेशन पता ही नहीं होती कि कौन सा ब्लॉक किस तरफ जाएगा, मालूम ही नहीं चलता है और पता भी नहीं कर सकते कैसे कौन कहाँ जा रहा है. ऐसे सिचुएशन में जब आपको मालूम ही नहीं है कि कौन सा ब्लॉक कहाँ जा रहा है तो आप कोई भी डायरेक्शन ले लो, अज्यूम कर लो कि सपोज ये नीचे जा रहा है वो ऊपर जा रहा है. अगर आपका डायरेक्शन बाय मिस्टेक आपने जो अज्यूम लिया है सपोज वो रॉन्ग हो गया, डायरेक्शन खाली रॉन्ग हुआ, तो कोई बात नहीं, आपका लास्ट का जो आंसर है वो नेगेटिव में आएगा. इफ द फाइनल आंसर कम्स इन नेगेटिव इट मींस कि आपने जो ए को लिया है डायरेक्शन वो ए का डायरेक्शन एक्चुअली में रॉन्ग है, ऑपोजिट है. इफ द आंसर कम्स नेगेटिव यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट इट इज अ ऑपोजिट डायरेक्शन. कंप्लीट हुआ क्वेश्चन? Yes. 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 आगे बढ़े. नेक्स्ट कुछ क्वेश्चन ट्राई करते हैं. ऐसे कुछ और क्वेश्चंस भी हैं अभी which we can try out. ठीक है. हाँ अब देखो आगे बढ़ रहा हूं मैं. ठीक है. देखो हम लोग अभी भी इसी के ऊपर है, मोशन ऑफ कनेक्टेड बॉडीज पे ही है, लेकिन इसमें अभी मैं कुछ क्वेश्चंस इस पे कराऊंगा, एपरेंट वेट पे. एपरेंट वेट के ऊपर क्वेश्चन करेंगे. सी लुक एट दिस डायग्राम. सपोज ये एक लिफ्ट है, एक लिफ्ट है, इस लिफ्ट में ना एक आदमी खड़ा है, लेकिन ये आदमी ना एक वेइंग मशीन के ऊपर खड़ा है. ये देखो ये वेइंग मशीन है. एक्चुअली बात अगर हम लोग वेइंग मशीन के ऊपर खड़े हो जाएंगे तो वेइंग मशीन क्या करेगी, वो हमारा वेट बताएगी ना हमको. Yes. 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 लेकिन कभी हम लोग ने वेइंग मशीन को लिफ्ट में रख के यूज नहीं किया है. यूजुअली लोग घर में रखते हैं या कहीं ऑफिस में या कहीं डॉक्टर के पास होगा, कोई Yes. लिफ्ट में रख के वेट तो नहीं चेक करता है, बराबर. No. Yes. लेकिन ये Yes. ऐसा कर रहा है, ये आदमी ऐसा कर रहा है. अभी क्या करें उसको, अभी लिफ्ट में बैठ के वो वेइंग मशीन पे वेट निकाल रहा है. तो इसमें हमारा क्वेश्चन ये है कि व्हाट विल बी द रीडिंग ऑफ द वेइंग मशीन. वेइंग मशीन का रीडिंग क्या आएगा. ठीक है, क्वेश्चन यही है, व्हाट्स द रीडिंग ऑफ वेइंग मशीन. सर लिफ्ट ऊपर नहीं जा रहा है? हाँ ऊपर वो मैं अभी नीचे। बताऊंगा ना, वो उस पे आता हूँ. मेन मैंने थोड़ा क्वेश्चन पहले बता दिया कि रीडिंग फाइंड करनी है. अभी लिफ्ट पे आता है ना. देखो अगर ये लिफ्ट सपोज रेस्ट पे है, अज्यूमिंग कि ये लिफ्ट रेस्ट पे है, तो फिर तो ये नॉर्मल रूम की जैसे हो गई. जैसे नॉर्मल रूम जो होता है वो भी रेस्ट पे होता है, ये भी रेस्ट पे है. अगर नॉर्मल रूम है ना उसके पहले उसकी बात कर रहे हैं. सपोज लिफ्ट मूविंग नहीं है, पहले उसकी बात कर लेते हैं. देखो लिखा है मैंने, लेट लिफ्ट इज नॉट मूविंग. ठीक है, तब क्या होगा पहले वो समझ लेते हैं. अज्यूम करो कि लिफ्ट नहीं चल रही है, रेस्ट पे. एक बार बता, इस पर्सन के ऊपर कौन कौन से फोर्सेस लगेंगे. एक ग्रेविटी लगेगा, Gravity. Yes. mg. हाँ. दूसरा कोई फोर्स, Normal. 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 वेइंग मशीन से इसको नॉर्मल रिएक्शन मिलेगा ना. Yes. Yes. देखो ये दोनों फोर्सेस इस बॉडी पे लगेंगे और सही है ये दोनों फोर्स. इन दोनों फोर्सेस के बावजूद ये जो बॉडी है, ये जो ह्यूमन बीइंग है वो रेस्ट पे है, क्योंकि लिफ्ट रेस्ट पे है तो वो भी रेस्ट पे ही होगा. तो इन दोनों फोर्सेस के बावजूद ये रेस्ट पे है. इसका मतलब क्या हुआ, अगर ये रेस्ट पे है तो Equal है. Balance करना. एन और एम से किसी को कैंसिल कर रहे होंगे ना. यानी नेट फोर फोर्स एम जी. यस. होता क्या है फिर, अभी मैंने आपको शायद पहले बताया था कि वेइंग मशीन पे जब आप खड़े होते हो ना, वेइंग मशीन की जो रीडिंग होती है वो एन के इक्वल होती है. ऐसा बताया था कभी. Yes. Yes. यस सर. Yes. कभी भी वेइंग मशीन की जो रीडिंग आती है ना, कोई पूछे कि रीडिंग कितनी होती है, वो एन होती है. देखो हाँ, कुछ स्टूडेंट कंफ्यूज हो रहे होंगे कि एन कैसे हो गई, शायद भूल गए होंगे. सिंपल बता देता हूँ. मशीन आपकी जो वेइंग मशीन होती है ना, उसके बाद ऐसी कोई तरीका नहीं है आपका वेट फाइंड करने का. उसको नहीं पता एक्चुअली में आप कितने मोटे हो कितने पतले हो. मशीन को दिखाई नहीं देता आप मोटे हो कि नहीं. मशीन खाली क्या करती है कि तुम मशीन पे कितना फोर्स डाल रहे हो, बस वो उतना मेजर कर सकती है. बस वही वो कर सकती है. हाउ मच फोर्स यू आर एक्सर्टिंग ऑन द मशीन, दैट इज अ रीडिंग ऑफ द मशीन. अब देखो, अब कुछ लोग लगेगा कि सर हम लोग मशीन पे जो फोर्स डालेंगे वो mg है. ऐसा नहीं है. mg तो ग्रेविटी का फोर्स है, तुम्हारे ऊपर एक्ट हो रहा है. अब तुम मशीन पे जो फोर्स डालोगे ना, सपोज मुझे वो मालूम नहीं है कितना है, लेकिन एक सिंपल लॉजिक है, जितना फोर्स तुम मशीन पे डालोगे इस मशीन उतना ही रिएक्शन देगी तुमको.
Yes. 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 तो इसमें रिएक्शन कितना मिला है? रिएक्शन n मिला है ना मशीन का। Yes. Yes. अगर Yes. मशीन का जो रिएक्शन है वो n है तो एक्शन भी कितना होगा? n ही होगा। And Yes. तो इसलिए मतलब ये हो गया कि आप मशीन पे जो फोर्स डाल रहे हो ना वो n है एक्चुअली। मशीन पे जो फोर्स डाला जाता है वो n होता है। तो मशीन उसी को मेजर कर लेती है, तो मशीन की रीडिंग हमेशा याद रखो n के इक्वल होती है। अब देखो, अगर मशीन ने n को मेजर किया, सबसे पहले वो n को ही मेजर करती है, बाद में वो क्या करती है, n को g से डिवाइड कर देती है। ये भी शायद बताया था एक बार। Yes. मास मिलता है Yes. सर, yes. देखो जैसे ही तुम Yes. g से डिवाइड करोगे ना तो तुम्हारा जो ये रीडिंग है वो किलोग्राम में आएगा। अगर तुम g से डिवाइड नहीं करोगे तो मशीन का जो रीडिंग है वो न्यूटन में आएगा। नॉर्मली आप जब किसी मशीन पे खड़े रहते हो, वेइंग मशीन में, वो आपका मास जो है वो न्यूटन में बताती है कि किलोग्राम में बताती है? kg. kilogram. हाँ, तो वो कैसे किया जाता है? बाय डिवाइडिंग विथ जी। बहुत सारे एमसीक्यूज में ना आपको जो रीडिंग है वो केजी में पूछेंगे, और कुछ एमसीक्यूज में ऐसा होगा कि रीडिंग न्यूटन में पूछेंगे। न्यूटन में पूछा तो बस एन निकालो, क्योंकि देखो एन एक फोर्स है, एन विल बी इन द न्यूटन, तो रीडिंग भी न्यूटन में आ जाएगी। अगर केजी में पूछा तो यू नीड टू डिवाइड विथ जी। अब देखो, जब मशीन रेस्ट पे होती है, जब लिफ्ट नॉन मूविंग है, एन किसके इक्वल है? एमजी के, डिवाइडेड बाय जी। जी कट हो गया तो ऑटोमेटिकली मशीन से आंसर निकलेगा वो आपका एम होगा ना। Mass. Yes. हाँ, Yes. ये जब एम आता है ना, जी से डिवाइड करने पे जब एम आता है ना, इस एम को हम लोग केजी वेट बोलते हैं। ऐसे केजी वेट लिखा होगा, मतलब ये किलोग्राम में है लेकिन ये बॉडी का वेट है, इन किलोग्राम वेट। तो न्यूटन से किलोग्राम वेट में लाने के लिए डिवाइड बाय जी करना होता है, समझा क्या? Yes. Yes. तुम जी से डिवाइड नहीं करोगे तो न्यूटन में आएगा, जी किलोग्राम में लाना है तो फिर डिवाइड विद जी करना। ये मशीन ऐसा, वर्ल्ड में जो भी मशीन्स बनती है वेइंग मशीन, वो ऐसा काम करती है। ये बहुत सिंपल केस था जो मैंने समझा दिया। अब हम लोग लिफ्ट को मूव करेंगे, इसमें कुछ नोट करना तो कर लो, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ, ठीक है? ओके, अब लिफ्ट मूविंग में क्या होता है वो देखना है। अभी देखो, ये सपोज लिफ्ट है, सेम की सिचुएशन, ये मशीन है। हाँ बोलो, एनीबॉडी वांट्स टू से समथिंग? ये डायग्राम देखो। अब पहला केस लेते हैं कि सपोज ये जो लिफ्ट है ना, लिफ्ट इज मूविंग अप, ओके, और जब ये ऊपर जा रही है लिफ्ट, सब लिफ्ट में एक्सेलरेशन भी है। लिफ्ट इज मूविंग अप विथ एक्सेलरेशन ए एक्सेलरेशन के साथ लिफ्ट ऊपर जा रही है। ऐसे तो बात, ये जब हम लोग देख रहे हैं कि जो लिफ्ट है ना ऊपर जा रही है विथ एक्सेलरेशन ए, ये कौन देख रहा है पता है? ये ऑब्जर्वर देख रहा होगा। ऑब्जर्वर इधर है सपोज, देखो, जो आदमी लिफ्ट के बाहर होगा उसको दिखेगा ना कि लिफ्ट मूव हो रही है, कि जो लिफ्ट के अंदर है उसको पता Yes. चलेगा लिफ्ट मूव हो रही है। No, बाहर है। no. Yes. आप वो वाला लिफ्ट इमेजिन करो, वो लिफ्ट नहीं ना जिसमें वो मेटल के दरवाजे होते हैं, एकदम बंद हो जाते हैं ऐसे दरवाजे से। Yes. 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 यहाँ पे हमारी लोकली कभी कभी बिल्डिंग्स में वो ग्रिल वाली लिफ्ट होती है, ग्रिल, लेकिन ऐसी लिफ्ट भी आती है ना जिसमें डोर एकदम बंद हो जाता है, बाहर का कुछ भी नहीं दिखता है। Yes. 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 लिफ्ट में जब आप होते हो पता थोड़ी चलता है लिफ्ट मूव हो रही है कि नहीं। तो No. लिफ्ट के जो अंदर आदमी है ना उसको नहीं पता चलेगा लिफ्ट मूव हो रही है, लिफ्ट के बाहर वाले को दिखेगा कि ये ऊपर जा रही है विथ एक्सेलरेशन ए। तो वी आर सॉल्विंग दिस क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू दिस ऑब्जर्वर। ये ऑब्जर्वर के हिसाब से सॉल्व कर रहे हैं। तो ये ऑब्जर्वर कौन सी फ्रेम में है, इनर्शियल में कि नॉन इनर्शियल में? ये वाला Inertial. Inner. Inertial. इसलिए मैं सूडो नहीं ले रहा हूं। लेकिन जो आदमी लिफ्ट के अंदर बैठा है ना वो भी ऑब्जर्वर हो सकता है। अगर जो लिफ्ट के अंदर बैठा है अगर वो ऑब्जर्वर कर रहा है तो फिर वो सूडो फोर्स लेगा, क्योंकि वो खुद किसमें है, नॉन इनर्शियल। Inertial. मैं जो है ना, जो बाहर वाला जो आदमी है उसके हिसाब से सॉल्व कर रहा हूँ। आपको चाहिए अपनी विश हो तो आप अंदर के आदमी के हिसाब से भी सॉल्व करके सेम रिजल्ट निकाल सकते हो, ठीक है? हाँ। चलो, बाहर वाले आदमी को क्या दिखेगा कि ये जो ह्यूमन बॉडी है
ह्यूमन बॉडी भी ऊपर जा रही है विद एक्सेलरेशन ए कि ह्यूमन बॉडी रेस्ट पे है, उसको क्या दिखेगा ऊपर से वो आदमी? भी ऊपर जा ऊपर जा रही है with ऊपर जा A. रही है। तो जो ऑब्जर्वर है ना वो ये देखेगा कि इस ह्यूमन बॉडी पे दो फोर्सेस हैं, ऐसे अपवर्ड फोर्स है एन, डाउनवर्ड फोर्स है mg। इन दोनों फोर्सेस के बावजूद ये ह्यूमन बीइंग ऊपर जा रहा है विथ एक्सेलरेशन a। तो कौन सा फोर्स बड़ा होगा एन और mg में से? एन N. एन में से आप mg सब्ट्रैक्ट कर दो ऐसे, ये हो गया नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द पर्सन। पहले नेट फोर्स निकालना सीखो, ये नेट फोर्स हो गया। नेट फोर्स को लिखना होता है ma करके, ठीक है? कुछ स्टूडेंट है ना जिनका मतलब लेक्चर में ध्यान नहीं होता है या कभी पढ़ते नहीं है या कभी कभी टीचर भी नहीं पढ़ाते हैं, तो होता है क्या, वो उनको समझ में नहीं आता है कि कौन से फोर्स को ma लिखूं। तो कभी कोई बच्चा होता है, मैंने देखा है, वो n को ma लिख देता है, तो सर n इक्वल ma। कोई बच्चा mg को इक्वल ma लिख देता है, समझ में आता नहीं कौन से फोर्स को ma लिखना है। ऐसा कुछ नहीं है, बहुत सिंपल है। नेट फोर्स निकालो, नेट फोर्स को लिखा जाता है बॉडी का मास इनटू एक्सेलरेशन। इसमें से n निकालो कितना आएगा, उधर पास करो कितना आएगा, mg प्लस ma। G plus M. m mg कॉमन, plus A. Common. ये है रीडिंग ऑफ द मशीन जब लिफ्ट कहाँ जा रही है, ऊपर। ऊपर। तो देखो एक याद करो, जब ऊपर जा रही है तो यहाँ पे देखो g क्या बन गया, g प्लस से बन गया ना, तो इधर क्या आ गया, प्लस साइन आ गया। सिमिलरली अगर ये लिफ्ट डाउनवर्ड जा रही है विथ एक्सेलरेशन a, डाउनवर्ड जा रही है विथ एक्सेलरेशन, Minus. इधर g माइनस ए आता है, ठीक है? यस सर। वो मैं प्रूव नहीं कर रहा हूँ, आप लोग खुद एज एन एक्सरसाइज प्रूव कर सकते हो। एज a task you take it. Similarly, when lift is moving down, ठीक है, डाउन जा रही है with acceleration a, मतलब नीचे ना जल्दी जा रही है और नीचे जाने के टाइम पे उसकी स्पीड बढ़ रही है, एक्सेलरेट कर रही है। तो यहाँ पर जो रीडिंग ऑफ द मशीन है दैट इज n, वो इतना आता है mg माइनस a। Yes. अब देखो ये जो ऊपर जाने के टाइम पे आपकी रीडिंग है ना, ये आपकी मशीन की रीडिंग आएगी, मतलब आपका ये वेट आएगा, दिस विल बी योर वेट कमिंग, आपका वेट इतना दिखेगा। इसको एपरेंट वेट कहते हैं, एपरेंट वेट, द वेट विच अपीयर्स, इतना वेट दिखेगा आपका mg प्लस और डाउनवर्ड जाने के टाइम पे mg माइनस से। इसमें मैं अभी एक चीज और बता देता हूँ, ध्यान से सुनना। सपोज आपको क्वेश्चन में ऐसा बोला है कि एक लिफ्ट है, ध्यान से सुनना, एक लिफ्ट है जो ऊपर की तरफ जा रही है, ऐसा दिया हुआ है, इट्स मूविंग अप, लेकिन ऊपर जाने के टाइम पे ना ये लिफ्ट स्लो डाउन होती जा रही है। ये देखो लिफ्ट इज मूविंग अप बट व्हाइल गोइंग अप क्या होती जा रही है, स्लो डाउन होती जा रही है। तो ये मतलब ऊपर तो जा रही है, लेकिन कैन आई से इट इज गोइंग अप विथ एक्सेलरेशन और विथ डी एक्सेलरेशन? इट इज Deceleration. तो ये जो मैं पहला केस लिया था ये वाला, इसमें मैंने बोला था लिफ्ट इज मूविंग अप बट विथ एक्सेलरेशन, ऊपर जा रही थी लेकिन एक्सेलरेट भी हो रही थी। इधर ऊपर जाने के साथ साथ स्लो डाउन होती जा रही है। तो ऐसे केस में क्या होता है कि जब स्लो डाउन होती जा रही है ना, ऐसे केस में क्या होता है, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट डायरेक्शन में होते हैं। ये बॉडी की वेलोसिटी तो ऊपर की तरफ ही होगी, बॉडी ऊपर जा रही है तो वेलोसिटी ऊपर होगी, एक्सेलरेशन का डायरेक्शन नीचे लेना होता है। इवन दो लिफ्ट ऊपर जा रही है लेकिन एक्सेलरेशन का डायरेक्शन नीचे लिया जाएगा। ऊपर जाते जाते अगर लिफ्ट की स्पीड कम हो रही है, थोड़ा सोच के देखो, मैं समझा देता हूँ कैसे ये मैंने नीचे लिया, समझा देता हूँ। थोड़ा प्लीज इमेजिन करो, ऊपर जाते जाते ये लिफ्ट की स्पीड कम कम होती जा रही है, कैसे हो पॉसिबल है? डाउनवर्ड फोर्स ज्यादा होगा लिफ्ट पे तभी ऐसा होगा कि अपवर्ड फोर्स ज्यादा होगा? Downward. सपोज लिफ्ट के ऊपर है ना, लिफ्ट के ऊपर दो फोर्सेस हैं, एक डाउनवर्ड और एक अपवर्ड। डाउनवर्ड फोर्स ग्रेविटी होगा, अपवर्ड फोर्स जो रोप होती है, लिफ्ट के साथ एक रोप कनेक्टेड होती है, रोप ऊपर खींचती है लिफ्ट को। तो एक ऊपर एक फोर्स होगा, एक नीचे होगा। कौन से फोर्स के ज्यादा होने की वजह से ऐसा हो सकता है कि लिफ्ट इज स्लोइंग डाउन बाय? Gravity. ग्रेविटी। हाँ, तो मतलब नेट फोर्स नीचे होगा ना फिर तो। यस। Yes. पता है क्या, पता है जो नेट फोर्स का डायरेक्शन होता है ना, सब नेट फोर्स नीचे लग रहा है, जो नेट फोर्स का डायरेक्शन होता है वही डायरेक्शन एक्सेलरेशन का होता है। अभी आपने मुझे बताया कि नेट फोर्स नीचे होगा, पक्का नेट फोर्स नीचे है, तो इसलिए एक्सेलरेशन भी कहाँ होगी, नीचे। क्योंकि न्यूटन का जो लॉ है ना, न्यूटन का लॉ ये है, एफ नेट इक्वल्स टू एम ए। तो जो ये एफ नेट का डायरेक्शन होता है वही डायरेक्शन ए को मिलता है। ए डाउनवर्ड लेनी है, और जैसे आपने ए को डाउनवर्ड लिया ना, आपकी फॉर्मूला ये बनेगी, एम जी माइनस ए बनेगी। डाउनवर्ड के लिए जी माइनस ए है,
और अपवर्ड के लिए क्या है जी प्लस ए। प्लस ए। तो देखो अगर एक्सेलरेशन का डायरेक्शन डाउनवर्ड है ना, आप जी माइनस से लेना, वही राइट होगा। एक्सेलरेशन का डायरेक्शन अपवर्ड है तो जी प्लस से आएगा। समझा ये पॉइंट? Yes. ठीक है, तो अब ये थोड़ा मुझे सोच के आंसर देना। अभी आपको मैं एक सिचुएशन आपको बताता हूँ, इसमें आप मुझे सिर्फ आंसर देना कि व्हाट विल बी द रीडिंग ऑफ द मशीन। ये एन कितना होगा वो मुझे आप बता दो। हाउ मच विल बी एन? ध्यान से सुनना। लिफ्ट इज मूविंग डाउन विथ स्पीड डिक्रीजिंग। लिफ्ट इज गोइंग डाउन बट स्पीड इज डिक्रीजिंग। What will be the value of normal reaction? N कितना होगा? Lift is moving down with speed decreasing. नहीं आ रहा किसी को? mg plus a, mg प्लस ए। mg plus a, प्लस ए। ये नॉर्मल ग्रेटर रहेगा। यस। यस। सिंपल बात है। देखो सोचो, लिफ्ट मैंने क्या बोला, लिफ्ट ऊपर जा रही है ना, नहीं सॉरी नीचे जा रही है। speed क्या बोला? decrease हो रहा है, नीचे जा Yes. रही है, speed decrease हो रहा है। हाँ, नीचे जाने के टाइम पे उसकी स्पीड कम होती जा रही है, तो जरूर नेट फोर्स कहाँ होगा? ऊपर। ऊपर नॉर्मल एन पे। हाँ, ऊपर हुआ मतलब एक्सेलरेशन भी ऊपर होगा। तो Yes. नेट फोर्स ऊपर होगा मतलब ये एन ज्यादा होगा ना फिर तो। यस सर। Yes. एन एम जी से ज्यादा होगा, इसलिए एन इतना होगा, एम जी प्लस ए होगा। प्लस ए। Yes. हाँ अच्छा, एक लास्ट क्वेश्चन। सब ऐसा बोला गया है कि लिफ्ट इज मूविंग डाउन विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी, तब एन कितना होगा? सोचो, लिफ्ट इज मूविंग डाउन विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी, 0। एन जीरो होगा। mg 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 माइनस। mg आएगा। mg के इक्वल होगा। यस सर, mg के इक्वल होगा। हाँ, क्योंकि मैंने बोला यूनिफॉर्म वेलोसिटी से जा रहा है, मतलब वेलोसिटी कांस्टेंट है। तो Yes. कोई बॉडी अगर Constant. कांस्टेंट स्पीड से चलती है तो उसका Zero. एक्सेलरेशन कितना होता है? mg। जीरो। कांस्टेंट। Zero. mg इज इक्वल टू एक्सेलरेशन n। जीरो होता है। यस। yes, Acceleration zero. जीरो डालेंगे ना, Yes. अब तो Yes. इधर जीरो डालो या इधर जीरो डालो। एक दोनों ही केस में बात। mg आएगा। सेम आएगा, mg आएगा। mg तो याद रखो, अगर लिफ्ट यूनिफॉर्म स्पीड से चल रही है तो एन किसके इक्वल होता है? mg के। Yes. समझा? yes, बस एक लास्ट केस, एक चाहे तो लिख लेना, ये जो केसेस बोला मैंने चाहे लिख लेना। एक लास्ट केस है, ये तो आप डेफिनेटली लिख लो जो मैं लास्ट बता रहा हूँ। लास्ट केस है, इफ द लिफ्ट इज फ्रीली फॉलिंग। सोचो ये जो लिफ्ट है ना, उसके ऊपर जो रोप होती है, लिफ्ट एक रोप से कनेक्ट होती है। सोचो रोप ही टूट गया, एक बार रोप टूट गया तो लिफ्ट सीधा नीचे गिरना शुरू करेगी ना। Yes. Yes. उसको बोलते हैं फ्रीली फॉलिंग। सपोज ऐसी लिफ्ट में एक आदमी वेइंग मशीन पे खड़ा है तो पता है उसकी भी डेथ हो सकती है। इतनी लिफ्ट जब नीचे गिरती है डेथ हो जाती है कभी कभी। तो एक बात, लिफ्ट फ्रीली फॉलिंग है, अभी हमें वो नहीं जानना है कि क्या होगा उस आदमी के साथ, हमको वापस ये रीडिंग ऑफ मशीन निकालनी है। व्हाट विल बी रीडिंग ऑफ मशीन, हाउ मच विल बी एन, वो निकालना। तो सोचो एक बात बताओ, लिफ्ट फ्रीली फॉलिंग है, इज इट मूविंग डाउनवर्ड और अपवर्ड? डाउन। Downward. डाउनवर्ड के लिए फिलहाल तो ये फॉर्मूला है फिलहाल, ठीक है देखते हैं फिर। अच्छा एक बार, जब मूविंग डाउनवर्ड तो आपने बोला, लेकिन जैसे से लिफ्ट नीचे आएगी वो एक्सेलरेट ही करेगी कि डी एक्सेलरेट करेगी? एक्सीलरेट। Accelerate. एक्सेलरेट। स्पीड बढ़ती है ना, लिफ्ट जैसे से नीचे गिरती जाएगी उसकी स्पीड बढ़ती Yes. जाएगी। Yes. बिल्कुल सही है। अच्छा एक बात, जब लिफ्ट ऐसे नीचे गिर रही है फ्रीली फॉलिंग, उसका एक्सेलरेशन होता कितना है? हाउ मच एक्सेलरेशन दैट हैव? 9.8. g मतलब जी होता है ना, हाँ जी। जी। yes, Yes. इधर ऐसा होगा जी माइनस जी में से जी माइनस zero, कर दिया, Normal Zero, को 0 हो जाएगा। नॉर्मल रिएक्शन जीरो आएगा। वेट। Yes. मतलब वो अगर आदमी नॉर्मल रिएक्शन, आपको कहते हैं रीडिंग ऑफ मशीन किसके इक्वल होता है? नॉर्मल रिएक्शन के इक्वल होता है। नॉर्मल रिएक्शन। यस। तो आपने बोला एन जीरो आ रहा है, बिल्कुल करेक्ट है, एन जीरो आएगा। इसका मतलब है मशीन की रीडिंग जीरो आएगी क्या? Yes. यस। yes, Yes. अगर फ्रीली फॉलिंग आदमी लिफ्ट सीलिंग को में, चिपक गया। सर वो ऊपर चला जाएगा। हाँ। हाँ देखो आइडियली ऐसे ऊपर तो नहीं जाएगा। ऊपर पता है कब जाएगा? जब वो एकदम लिफ्ट नीचे पहुंचेगी तब जाके वो शायद ऊपर हिट करेगा। आइडियली वो ऊपर नहीं जाता है, मतलब अगर एकदम प्रैक्टिकली जाता है कभी कभी। आइडियली बोल रहा हूँ, मतलब एकदम प्रॉपर तरीके से सब हुआ, प्रॉपर तरीके से हमने उसको गिराया। आइडियली क्या होना चाहिए पता है? आइडियली ऐसा होगा, लिफ्ट जैसे से नीचे गिरती जाएगी ना, वेइंग मशीन जो है, वेइंग मशीन भी 9.8 की एक्सेलरेशन से नीचे गिरेगी, और उस पे वो जो आदमी खड़ा है, आदमी भी 9.8 की एक्सेलरेशन से नीचे गिरेगा।
होगा Yes. क्या, होगा ये कि लिफ्ट और आदमी जो है ना, आदमी और जो लिफ्ट है वो एक दूसरे के टच में रहेंगे लेकिन एक दूसरे के ऊपर फोर्स ही नहीं डाल पाएंगे। Yes. Yes. वो बेचारा आदमी जब तक वो मशीन के ऊपर फोर्स डाले तब तक मशीन नीचे निकल जाएगी, फिर जब वो और नीचे जाएगा वापस मशीन पे फोर्स डालने जाएगा तब तक मशीन और नीचे निकल जाएगी। इस चक्कर में वो आदमी बेचारा मशीन के ऊपर फोर्स डाल ही नहीं पाता है, नहीं डाल पाएगा तो उसका रीडिंग कितना आना चाहिए, 0। Zero. 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 N 0 आ रहा है, N 0 आएगा, आप चेक कर लो। तो ऐसी सिचुएशन में उसका वेट 0 दिखेगा ना मशीन में, तो ऐसी सिचुएशन को वेटलेसनेस कहते हैं। वेटलेसनेस, वेटलेसनेस क्या होता है कि अगर ऐसी कोई फिजिकली ऐसी कंडीशंस बन गई कि आपको मशीन पे अपना वेट 0 दिख रहा है, आपको ऐसा लग रहा है कि मेरा तो वेट ही नहीं है, मशीन कुछ रीडिंग ही नहीं दिखा रही है, तो उसको वेटलेसनेस कहते हैं। क्या बोलेंगे, वेटलेसनेस। Yes. तो आप पता है अपनी नोटबुक में क्या लिखो, मैं बता देता हूँ। आपने पहले वो लिखा इफ द लिफ्ट इज फॉलिंग फ्रीली, ठीक है, तो उसमें आप लिखो A इक्वल टू G, एक्सेलरेशन इक्वल टू G होगा उसका। फिर आप ये फॉर्मूला लगाओ N इक्वल टू mg माइनस A, और उसमें A की जगह G लिख दो, इट विल बिकम mg माइनस G, दैट इज 0। जब N 0 आता है ना उसको वेटलेसनेस बोलते हैं, वेटलेसनेस, Yes. ठीक है। लिफ्ट के सारे एग्जाम्पल समझ लिए, Yes. थोड़ा बहुत ध्यान में रखना है इन चीजों को, ठीक Yes. है। कीप दिस Sir. ऑल थिंग्स इन योर माइंड। हाँ बोलो। सर स्पेस में भी वेटलेसनेस हो सकता है? हाँ स्पेस में भी होता है। आपका ग्रेविटेशन चैप्टर हुआ है क्या? नहीं हुआ। No. No. हाँ उसमें No. सिखाया जाएगा। आपने वो एस्ट्रोनॉट्स देखे हैं, जब एस्ट्रोनॉट स्पेस में होते हैं Yes. तो वो हवा में फ्लोट करते रहते हैं क्या, कि वो नीचे जमीन पे Yes. चलते हैं? Float होते हैं। एयरक्राफ्ट के अंदर, स्पेसक्राफ्ट के अंदर देखा होगा, एस्ट्रोनॉट ऐसे Yes. हवा में उड़ते रहते हैं, Yes. और Yes. Yes. ऐसा स्पेसक्राफ्ट के अंदर ही वो ऐसे उड़ते रहते हैं। उसको कभी कभी ऐसे सिंपल लैंग्वेज में जीरो ग्रेविटी कंडीशन बोलते हैं क्या, जीरो ग्रेविटी में है। Yes. Yes. तो सर उसके ऊपर फोर्स कौन सा लगेगा? उनके ऊपर एक्चुअली पता है ग्रेविटी का फोर्स लगता है, ऐसा नहीं कि ग्रेविटी का फोर्स नहीं लगता है, Yes. लगता है उनके ऊपर, Sir, लेकिन उनको फील नहीं होता है ड्यू टू Inertia सम में रहते हैं। रीजन, उनको फील नहीं होता है वो। जैसे देखो इस आदमी की एक बात, जैसे देखो ये जो आदमी है, इसको जब एक बात है, जब लिफ्ट नीचे गिरना शुरू करती है तो इस आदमी को ग्रेविटी अट्रैक्ट करना बंद कर देती है क्या? ग्रेविटी अट्रैक्ट करती है कि नहीं करती है? No. करती है। करती है। तो करती है ग्रेविटी। अर्थ क्यों बंद कर देगी स्ट्रिक खींचना उसको? अर्थ को ऐसा लगेगा अरे हाँ ये तो गिर रहा है, छोड़, नहीं खींचती उसको। पर दोनों का एक्सेलरेशन सेम रहता है। हाँ ये जो लिफ्ट है ना और जो आदमी है, दोनों एक साथ नीचे आ रहे हैं विद एक्सेलरेशन 9.8, दोनों का एक्सेलरेशन सेम होता है, उस चक्कर में इसको वेटलेसनेस फील होता है। वो एस्ट्रोनॉट्स भी वेटलेसनेस फील करते हैं, थोड़ा रीजन उसका थोड़ा अलग है। अब जब जाओगे ग्रेविटेशन चैप्टर में वहां पे सिखाया जाएगा, ठीक है। ये क्या आवाज है भाई? तो पागल इंसान था, माइक ऑन करके आवाज कर रहा है, जब मैं गया तो बंद कर दिया उसने, ठीक है। पागलों को तो रोक नहीं सकते, क्या करेंगे, ठीक है। जब बाकी लोग को समझा, वेटलेसनेस स्पेसक्राफ्ट में भी होता है, वो जो स्पेसशिप होता है ना उसमें भी वेटलेसनेस फील होता है। Yes. आपको चाहिए तो मैं Yes. आपको एग्जांपल दे देता हूँ। यूट्यूब आप अपना ये फालतू चीजों के लिए Yes. देखते होंगे, म्यूजिक, प्रैंक, ये सब देखते होंगे यूट्यूब पे, No. ठीक है। नहीं हो सकता है बहुत सारे लोग देखते भी होंगे, इतना भी ना बोलो, बहुत सारे बच्चे देखते होंगे, मुझे मालूम है। एक बात बताऊं, उसमें आप खाली ऐसे टाइप करो द वेटलेसनेस एक्सपीरियंस्ड बाय एस्ट्रोनॉट्स या लिविंग इनसाइड द स्पेस एंड ऑल, तो आपको वीडियोस मिल जाएंगे यूट्यूब पे जिसमें आपको दिखेगा एस्ट्रोनॉट्स कैसे वो स्पेसक्राफ्ट में रहते हैं, ठीक है। मैं थोड़ा सा खाली पॉइंट बताता हूँ उसके बारे में। स्टूडेंट वो जब देखते हो आप वीडियो, ऐसे एस्ट्रोनॉट स्पेस में है, हवा में फ्लोट हो रहे हैं, ग्रेविटी फील नहीं कर रहे हैं, ऐसे हवा में तैर रहे हैं, आपको भी दिल होता है कि यार हम लोग भी ऐसा कर सके, कि नहीं होता है? Yes. Experience. Yes, होता है। हमेशा के लिए नहीं Yes. एक्सपीरियंस होता, लेकिन ऐसा दिल होता है कि यार 15-20 मिनट के लिए एटलीस्ट मैं एक्सपीरियंस करके देखूं। Yes. 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 15-20 मिनट के लिए चाहिए तो वो वर्ल्ड में भी, अर्थ पे भी ऐसी जगह बनाई गई है जहाँ पे ये एक्सपीरियंस किया जा सकता है। Yes. लेकिन हाँ सच बताऊं, अगर आपको मैं बोलूं कि 1 महीने के लिए ऐसी कंडीशंस में रहो तो आपको अच्छा लगेगा कि नहीं अच्छा लगेगा? 1 महीने के लिए नहीं। बोलूं तो सर उसका नहीं, डिसएडवांटेज है। No. अच्छा No. लगेगा सर। नहीं, पूरा खर्चा हम लोग निकाल के देंगे, सब तुमको पहुंचा के देंगे, सब ट्रेनिंग दे Yes. देंगे, लेकिन 1 मंथ पूरा रहना पड़ेगा, तो Yes. चलेगा 1 मंथ? सर फिर उसके बाद नॉर्मल चल नहीं पाएगा कोई। हाँ सर चल नहीं पाएंगे। नहीं होता क्या पता है, 1 मंथ में
वो भी ठीक है, चलो वो आपको बाद में तकलीफ होगी। 1 मंथ आपको लगेगा कि 1 मंथ की बाद तकलीफ होगी जब अर्थ पे वापस आएंगे, नहीं ऐसा नहीं, वो 1 मंथ भी बहुत हॉरिबल जाएगा, आपको मालूम है। इट्स लाइक आप बोलेंगे सर मेरे को जेल में डाल दो 1 महीना, वो चलेगा, लेकिन मैं एस्ट्रोनॉट बन के वो स्पेस क्राफ्ट में 1 महीना नहीं रहूंगा। पता है क्यों? पहली बात तो वो है, इट्स लाइक होम लॉकडाउन, लॉकडाउन की तरह होगा, आप ज्यादा बाहर नहीं जा पाएंगे। स्पेस क्राफ्ट के अंदर ही घूम बैठना सकते हैं पड़ेगा। सर, हाँ, घूम सकते हैं। बाहर भी जा सकते हैं लेकिन डिफिकल्टी होती है, तकलीफ होगी। बाहर के रोड थोड़ी बने हुए हैं, वहां पे रोड है क्या? प्रेशर ज्यादा आ जाएगा रहता है बाहर। ना। नहीं तकलीफ होगी, बाहर जाएंगे ना तो आपको अब मूव करने में आगे पीछे तकलीफ होगी बहुत, लेकिन ज्यादा टाइम घर के अंदर ही रहना पड़ेगा, उस स्पेसक्राफ्ट के अंदर। चलो वो भी मान लिया कि आप बहुत होमली हैं, बहुत घरेलू हैं, आप घर में रह सकते हैं, लेकिन घर के अंदर भी बहुत प्रॉब्लम है। नॉर्मल छोटी छोटी चीजें करने में भी आपको तकलीफ होगी। लिक्विड भी फ्लोट आपको खाली पानी पीना है, स्पेसक्राफ्ट में आप हो, ग्रेविटी कंडीशन 0 है, आपको पानी पीना है। जब आप एक बात है, जब आप पानी पीते हो तो पानी आपके माउथ के अंदर जाता है, तो फिर वो अपने आप नीचे जाता है ना, पाइप के थ्रू। यस नीचे कैसे जाता है? ग्रेविटी की वजह से कि नहीं? पानी जब पीते हो, यस यस सर, Yes. लेकिन वो स्पेसक्राफ्ट में तो ग्रेविटी फील ही नहीं होगा। ऊपर जाएगा। पानी पता है आप पानी मुंह में ले मिलेगा। लोगे, पानी आपके मुंह में जाएगा, लेकिन मुंह से वो नीचे नहीं उतरेगा। उसको नीचे उतारने के लिए क्या करना पड़ेगा? आपको पता है घूमना अपसाइड डाउन पड़ेगा। होना पड़ेगा, आपको अपना सर नीचे करना पड़ेगा, बॉडी ऊपर करनी पड़ेगी, तब जाके वो थोड़ा थोड़ा करके वो पानी पेट के अंदर पहुंचेगा। तो सिंपली खाली पानी पीने के लिए भी आपको अपने आप को उल्टा करना पड़ेगा। सच कंडीशन आ देयर, बहुत हालत खराब होती है, सच बोल रहा हूँ। मैं को तो मतलब मैंने जैसे मुझे नॉलेज है इस चीजों का, स्पेस क्राफ्ट वगैरह का, इतनी मिजरेबल लाइफ होगी, आप बोलेंगे सर वापस भेज दो, मैं जेल में 1 महीना रह लूंगा लेकिन वहां पे नहीं रह पाऊंगा। दैट इज अ लाइफ देयर, ठीक है। यस, देखने में अच्छा लगता है, हाँ बहुत है, लेकिन दिन भर की मामूली मामूली चीजें करने के लिए भी आपको बहुत ज्यादा तकलीफ होगी वहां पे। और पूरा दिन आपको पता है, जब आप एक बात बता, जब आप कार में या बस में बैठते हो 2-3 घंटे की ड्राइव के लिए, मोशन सिकनेस होती है, कुछ कुछ बच्चों को वॉमिटिंग होती है यस, यस, बस में बैठने Yes. पे। वो वॉमिटिंग क्यों होती है? क्योंकि आपका जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो पूरा हिलता रहता है पूरा दिन। डाइजेस्टिव Yes. सिस्टम हिलता रहता है तो वॉमिटिंग हो जाती है उससे। वहां पर पता है क्या होगा? जब आप स्पेस में जाएंगे ना, ग्रेविटी तो है नहीं, ग्रेविटी नहीं है तो ये जो सारे आपके बॉडी के ऑर्गन्स हैं, जो भी डाइजेस्टिव सिस्टम के ऑर्गन्स हैं, उनको नीचे खींचने वाला कुछ फोर्स नहीं है। तो सब ये जो डाइजेस्टिव ऑर्गन्स है आपके, लिवर, स्टमक, इंटेस्टाइन, ये सब ये हवा में फ्लोट होते रहेंगे, ऐसे मतलब ऊपर ऊपर फ्लोट होते रहेंगे। यस तो आपको पूरा दिन मोशन सिकनेस लगी रहेगी, पूरा दिन आपको ऐसा लगेगा मैं तो जैसे गाड़ी में बैठा हूँ, गाड़ी में डाइजेस्टिव सिस्टम आपका पूरा हिलता रहेगा अंदर। तो मतलब इट विल बी लाइक 1 मंथ के लिए आपको मोशन सिकनेस रहेगी। तो इट्स वेरी डिफिकल्ट टू गो देयर। जो यहाँ से जाते हैं वो सालों साल ट्रेनिंग लेते हैं पहले यहाँ पे, यस। के बाद दे गेट रेडी टू गो। ठीक है, चलो काफी हो गया डिस्कशन। लिफ्ट वाला एग्जाम्पल समझ गए क्या? Yes. Yes. ठीक है, चलो मैं कुछ और टाइप के क्वेश्चंस करा रहा हूँ अभी। See to it. तो we were discussing that motion of connected bodies. इसमें मैं कुछ और टाइप के क्वेश्चंस करा देता हूँ। See to it. तो ऐसा एक क्वेश्चन है कि ये देखो, एक पुली है ऐसे कनेक्टेड है इधर, इस पुली के ऊपर से स्ट्रिंग जा रहा है ऐसे, देखो ये स्ट्रिंग ऐसा है, ऐसे कनेक्टेड है। ये ब्लॉक है ना काफी दूर है, ये ब्लॉक दिख रहा है, ये ब्लॉक पुली से काफी दूर है, तो काफी दूर है तो स्ट्रिंग ऐसे जाएगा ना, हॉरिजॉन्टल ऑब्लिकली जाएगा ना ऐसे स्ट्रिंग। यस अब ये जो है, ये स्ट्रिंग की एक एंड है, इसको मैं ऐसे खींच रहा हूँ इस तरफ ऐसे। जब ऐसे खींचेंगे ना तो द वेलोसिटी विथ विच द स्ट्रिंग इज मूविंग, ये जो स्ट्रिंग है जिस वेलोसिटी से मूव हो रहा है वो वेलोसिटी है v1। स्ट्रिंग विल मूव विथ अ वेलोसिटी v1। यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर ये जो ब्लॉक है, ब्लॉक हॉरिजॉन्टली ट्रेवल, ब्लॉक ऐसे जाएगा क्या, देखो यस तो एक बात है, थोड़ा सोच के आंसर देना। जैसे से ब्लॉक इधर जाएगा, ये थीटा एंगल दिख रहा है, ये थीटा एंगल कांस्टेंट रहेगा कि चेंज होता जाएगा? इंक्रीज होएगा चेंज हो जाएगा। थीटा एंगल इंक्रीज होता जाएगा, चेंज होता जाएगा। Yes. सपोज ये ब्लॉक है, Yes. इसकी वेलोसिटी v2 है, ठीक है, तो हमको ये रिलेशन फाइंड करना है कि व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन v1 v2। ये भी कंस्टेंट रिलेशन ही है, जैसे मैंने लास्ट के लेक्चर्स में एक्सेलरेशन a1 a2 के बीच में रिलेशन निकाला था, याद है? इधर v1 v2 के बीच में निकालना है। क्वेश्चन समझा? Yes. ठीक है, क्वेश्चन ये है कि फाइंड द रिलेशन बिटवीन v1 एंड v2। तो अभी कुछ लोगों को ऐसा लग रहा होगा कि सर रिलेशन क्या फाइंड करें, जितना v1 होगा उतना ही v2 होगा, v1 एंड v2 इक्वल होंगे।
ऐसा नहीं होता है, दे आर नॉट इक्वल, दे आर नॉट इक्वल। रिलेशन कैसे निकालना है वो समझा देता हूं मैं, ठीक है। ध्यान से सुनना पहले, बिफोर आई गो टू दिस एग्जाम्पल मैं इसके पीछे का जो टेक्निक है वो समझा देता हूँ, पहले बेसिक समझा देता हूँ मैं। ये पॉइंट ध्यान से रखना, मैं एक ही बार एक्सप्लेन करूंगा इसको। सोचो ये एक स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग को कितनी एंड पॉइंट्स होती हैं? 2। 2 ये देखो दोनों। अब सपोज एग्जाम्पल लो कि ये जो स्ट्रिंग के डायरेक्शन में अलोंग द स्ट्रिंग, ऐसे ये स्ट्रिंग के डायरेक्शन में एक्स एक्सिस है और स्ट्रिंग को परपेंडिकुलर, स्ट्रिंग के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में ये वाई एक्सिस है। तो कौन सा स्ट्रिंग एक्सिस है अलोंग द स्ट्रिंग? अलोंग द स्ट्रिंग कौन है? एक्स एक्सिस है। हाँ, अब देखो ये जो दोनों एंड पॉइंट्स है ना, दोनों एंड पॉइंट्स मूव कर सकती है। सपोज ये जो एंड पॉइंट है ऐसे मूव कर रही है और ये जो एंड पॉइंट है ऐसे मूव कर रही है। दोनों एंड पॉइंट्स पता है किसी भी डायरेक्शन में मूव कर सकती हैं, उस पर कोई लिमिटेशन नहीं है। ये इधर जा सकती है, इधर जा सकती है। लेकिन अभी देखो इसकी सपोज वेलोसिटी v1 है और इसकी वेलोसिटी v2 है, कोई बात नहीं। देखो ये स्ट्रिंग है, ये देखो सपोज ये स्ट्रिंग है, ऐसे पॉइंट्स जा सकते हैं ना, ऐसे स्ट्रिंग हो सकता है ना। यस यस देखो ये पॉइंट सपोज ऊपर जा रही है और ये जो दूसरी पॉइंट है वो नीचे जा रही है, ऐसा हो सकता है, उसमें कुछ भी नहीं है, ये पॉसिबल है। अब तुम क्या करो, ये v1 को सपोज 2 कंपोनेंट में रिजॉल्व करो। एक x कंपोनेंट होगा, उस x कंपोनेंट को मैं बोल रहा हूँ vx1, y कंपोनेंट होगा vy1। इसको भी रिजॉल्व करो 2 कंपोनेंट्स में, इसका होगा vx2 और दूसरा कंपोनेंट क्या होगा vy2। दिख रहा है? इसमें अभी इसमें बोला ये जाता है, कॉन्सेप्ट ये है कि ये जो वेलोसिटी के कंपोनेंट्स है ना, द कंपोनेंट विच इज अलोंग द स्ट्रिंग, जो कंपोनेंट अलोंग द स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग के डायरेक्शन में है, वो ये है vx2 और vx1 ना। कौन से Yes. कंपोनेंट्स हैं विच आर अलोंग द डायरेक्शन ऑफ द स्ट्रिंग? अलोंग द स्ट्रिंग कौन से हैं? vx1 और vx2। VX2 बाकी जो vy1 और vy2 है, दे आर परपेंडिकुलर ऑन द स्ट्रिंग ना। ये देखो vy1 देखो ऐसा है क्या? Yes. Yes. हाँ, तो अलोंग द स्ट्रिंग जो है ना वो vx1 और vx2 है। यहाँ पे लिख रहा हूँ vx1 एंड vx2। ये जो दोनों है ना, these are the components which are along the string। अब रूल ये है कि ये दोनों कंपोनेंट हमेशा इक्वल होते हैं, vx1 is always equal to vx2। क्योंकि देखो हम लोग ये मानते हैं कि जो ये स्ट्रिंग है ना, स्ट्रिंग की लेंथ कांस्टेंट होती है। तो x डायरेक्शन में जितना ये देखो ये एंड जितना ट्रेवल करेगा x डायरेक्शन में, तो x डायरेक्शन में दूसरी एंड को भी उतना ही ट्रेवल करना ही पड़ेगा। यस x डायरेक्शन में दोनों का Yes. वेलोसिटी क्या होगा? इक्वल होगा, vx1 इक्वल टू vx2। अब कुछ लोगों को डाउट आ रहा होगा कि सर ऐसे कैसे वगैरह। सिंपल है, ये जो स्ट्रिंग की लेंथ है, लेंथ भी अलोंग x एक्सिस रखी हुई है ना। इसकी लेंथ किस तरफ है? x एक्सिस के ऊपर है। यस एक बात है, इसका जो लेफ्ट एंड है, लेफ्ट एंड से जितना ये कम हो जाएगा लेंथ, राइट एंड से उतना ही बढ़ना भी चाहिए ना। हाँ यस yes Yes. याद रखो, बस छोटा सा शॉर्टकट है, vx1 इक्वल टू vx2 होता है, ठीक है। ये याद रखो, थोड़ा सोच के देखो, समझ में आ जाएगा कैसे हुआ ये, ठीक है। हाँ, अब देखो यहाँ पर भी मैं वही लॉजिक लगा रहा हूँ। सी दैट ये स्ट्रिंग का जो पॉइंट है ना, एनीबॉडी, ये स्ट्रिंग का जो पॉइंट है, इसकी वेलोसिटी v1 है ना। तो v1 को रिजॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि v1 ऑलरेडी किस तरफ है मालूम है? इसकी वेलोसिटी किस तरफ होगी? एक्स एक्सिस अलोंग x एक्सिस ही है, मतलब अलोंग द स्ट्रिंग है वो ऑलरेडी। v2 को तुम रिजॉल्व करो, v2 को जब रिजॉल्व करोगे ना, एक कंपोनेंट ऐसा बनेगा, ये होगा v2 cos थीटा, ये किधर थीटा है, और ये कंपोनेंट होगा V2 sin theta. V2 sin theta तो कौन सा कंपोनेंट है विच इज अलोंग द स्ट्रिंग? V2 cos V2 theta cos theta हाँ, तो वेलोसिटी अलोंग द स्ट्रिंग जो होता है ना वो कांस्टेंट रहता है। तो इसलिए मैं ऐसे लिख पाऊंगा कि v2 इज इक्वल टू v2 टाइम्स cos थीटा, v1 इज इक्वल टू v2 टाइम्स, ये दोनों इक्वल होंगे। यस, कंपोनेंट्स अलोंग द स्ट्रिंग आर सेम, v1 विल बी इक्वल टू v2 cos थीटा, ये फैक्ट है। याद रहेगा ये पॉइंट? Yes. जिन स्टूडेंट को अभी भी लग रहा है नहीं सर ये डाउटफुल है, थोड़ा अजीब है ये, तो मैं आपको एक सिंपल तरीके से समझा देता हूँ। एक बात है, ये दोनों कंपोनेंट्स आपको दिखे ना, एक कंपोनेंट है v cos थीटा और एक है v sin थीटा। एक एग्जांपल ले रहा हूँ, सपोज ये जो कंपोनेंट है ना, ये वाला, ये कंपोनेंट सपोज 3 है, इसका वैल्यू 3 है, और ये जो कंपोनेंट है 4 है। ये 3 का मतलब है मालूम है क्या होता है? इसका मतलब है ये जो एंड पॉइंट है ना स्ट्रिंग की, ये एंड पॉइंट,
इसका मतलब ये जो एंड पॉइंट है ये इस डायरेक्शन में कितनी स्पीड से चल रही है? 3 की स्पीड से। 3. और ये डायरेक्शन में भी चल रही है वो इधर कितनी स्पीड से? 4. और लेकिन बात अगर ये जो पॉइंट है अगर इस डायरेक्शन में 3 की स्पीड से चलेगी 3 मीटर पर सेकेंड, मतलब एक ही सेकंड में ये कितना कवर कर लेगी? 3 कवर कर लेगी। तो ये जो स्ट्रिंग है कितना डिक्रीज हो जाएगा? 3 डिक्रीज हो जाएगा। Yes. अगर ये इधर से 3 डिक्रीज हो गया तो इधर से उसको कितना इंक्रीज होना पड़ेगा? 3 होना पड़ेगा। 3. तो V1 विल बी इक्वल टू 3 ना, अगर ये 3 है तो ये भी 3 होगा ना। तो V1 इज इक्वल टू V2 cos थीटा, ऐसा भी समझ सकते हो। वेरी क्लियर? आई होप ये कंप्लीट हो गया, समझ गया सबको? Yes, sir. Some. ठीक, आगे बढ़े। ठीक है, चलो मैं वही करा रहा हूँ, मोशन ऑफ कनेक्टेड बॉडीज पे अलग अलग क्वेश्चंस कर रहा हूँ। एक लास्ट टाइप का क्वेश्चन और करा देता हूँ। हेलो, हाँ बोलो। लास्ट पेज पे लो ना सर, लिखना है। ये पॉइंट है। डन सर। स्टूडेंट आज देखो हम लोग नए नए टाइप के क्वेश्चंस ट्राई कर रहे हैं। ठीक है, बस एक टाइप का और क्वेश्चन है वो करा देता हूँ। सपोज एक रोप है, ठीक है, इस रोप पे एक आदमी या कोई बंदर वगैरह ऐसा कुछ दिया रहेगा कि चढ़ा हुआ है इसके ऊपर। ये दिख रहा है क्या? Yes. Yes. अभी आदमी भी हो सकता है, बंदर भी हो सकता है, वो दोनों है। अगर आप HC वर्मा बुक यूज करोगे, HC वर्मा, तो Yes, sir. उसको पता नहीं क्यों ज्यादा जो अफेक्शन है बंदरों के लिए है। सारे क्वेश्चन में उन्होंने मंकी लिए हुए हैं, रोप पे मंकी है। एक भी Yes. क्वेश्चन में आदमी नहीं है रोप पे। लेकिन आप दूसरे बुक से रेफर करोगे, HC वर्मा को छोड़ के दूसरे बुक, तो वहां पे मंकी नहीं मिलेंगे, आदमी मिलेंगे कभी कभी। ठीक है, तो चलो ये कुछ भी हो सकता है, आदमी या मंकी कोई भी। आगे बढ़े। हाँ, अब देखो ये सब आदमी रस्सी के ऊपर चढ़ रहा है। 2 केसेस होते हैं, रस्सी से आप रस्सी के ऊपर भी चढ़ सकते हो, यू कैन क्लाइंब अप। इसे रस्सी से हम लोग नीचे भी उतर सकते हैं कि नहीं? रस्सी बांध के ऊपर से नीचे उतर यस। पॉसिबिलिटी होती है। अब देखो जब भी आप रस्सी से ऊपर जा रहे हो या रस्सी से नीचे आ रहे हो, इस आदमी के ऊपर पता है 2 फोर्सेस लगेंगे। पहला ग्रेविटी का फोर्स, दूसरा फोर्स क्या होगा? दूसरा फोर्स सुनो ध्यान से। हाँ, दूसरा फोर्स ये होगा कि इसने अपने हाथ से इसने रोप को पकड़ के रखा है ना, तो ग्रेविटी जब इसको नीचे खींचेगी तो इसके हाथ और रोप के बीच में फ्रिक्शन होगा। समझ सकते हो? Yes. Yes. ऊपर की तरफ ही लगेगा, फ्रिक्शन ऊपर की तरफ लगेगा, क्योंकि ग्रेविटी तो नीचे खींचेगी, फ्रिक्शन ऊपर लगेगा हमेशा। तो होता क्या है, फ्रिक्शन और स्ट्रिंग में टेंशन भी होता है। स्ट्रिंग में जो टेंशन है और जो फ्रिक्शन है वो सब मिला के सब कुछ मिला के ये टी लिखा जाता है। टी इज अ टोटल अपवर्ड फोर्स, जो भी है सब मिला के, टेंशन फ्रिक्शन सब मिला के वो टी लिखा जाता है। और नीचे वाला फोर्स क्या लिखा जाता है? mg। तो रोप के प्रॉब्लम्स में आपको ये दोनों फोर्सेस मिलेंगे, टी और mg। अब बिफोर आई गो फर्दर मैं आपको दोनों फोर्सेस की कुछ पॉइंट्स बता देता हूँ। ये जो mg फोर्स है ना, एक याद रखो, mg फोर्स हमेशा कांस्टेंट होता है। सपोज एग्जांपल, ये जो बंदर है, इस बंदर का जो वेट है वो 10 किलोग्राम है। सपोज ये m 10 किलोग्राम है और g भी 10 ले लो, चलो g भी 10 ले लो, m भी 10 है, g भी 10 है, तो कितना हुआ? वेट कितना हुआ? 100. 100 हुआ। ठीक है, तो ये तो फिक्स रहेगा ना, हमेशा 100 ही रहेगा। लेकिन जो टेंशन है वो वेरिएबल होता है। टेंशन वेरिएबल कैसे होता है? अगर तुम एक इमेजिन करो कि रोप को अगर बहुत टाइटली पकड़ा है तुमने, रोप को बहुत टाइटली पकड़ के रखा है, तो ये टेंशन फोर्स ज्यादा होगा, फ्रिक्शन ज्यादा लगेगा। लेकिन अगर आपने रोप को बहुत लूजली पकड़ा हुआ है तो देखा नीचे आ सकते हो आप इजीली। यस। हाँ, क्योंकि रोप को बहुत स्लोली, मतलब रोप को हल्के से पकड़ोगे ना तो टेंशन कम आएगा, रोप को बहुत टाइटली पकड़ोगे तो टेंशन बढ़ेगा। टी चेंज किया जा सकता है, वो ह्यूमन बीइंग कैन चेंज दिस टी। टी को ज्यादा कर दिया तो आदमी ऊपर जाता है, टी को कम कर दिया तो आदमी नीचे आता है। तो टी इज वेरिएबल, लेकिन mg क्या रहता है? कांस्टेंट। ठीक है, टी को तुम बढ़ा सकते हो, कम कर सकते हो बाय चेंजिंग योर वे ऑफ होल्डिंग। ठीक है, अच्छा टी के बारे में एक और लास्ट चीज, टेंशन फोर्स 0 भी हो सकता है। सो जब आपने रोप को छोड़ दिया, जैसे आपने रोप को छोड़ दिया तो टेंशन कितना लगेगा पता है? 0। 0. हाँ, टेंशन 0 हो सकता है। तुम रोप को ही छोड़ दो तो तुम्हारे ऊपर टेंशन एक्ट ही नहीं करेगा, फिर 0 हो सकता है। और 0 से वो एक पर्टिकुलर मैक्सिमम वैल्यू तक जा सकता है। जो टेंशन की मैक्सिमम वैल्यू होती है ना, उसको बोलते हैं ब्रेकिंग टेंशन। ब्रेकिंग टेंशन।
ब्रेकिंग टेंशन उसको बोलते हैं या मैक्सिमम टेंशन बोलते हैं। टेंशन मैक्स तक जाता है, उससे ज्यादा टेंशन नहीं जा पाता है। उससे ज्यादा अगर तुमने टेंशन को बढ़ाने की कोशिश किया तो रोप टूट जाती है। पहले आप ये नोट कर लो, मैं समझा देता हूँ आगे फिर। सर टेंशन की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है? ठीक हो गया। हाँ, अब देखो इसमें किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, मैं सिंपली समझा देता हूं। यहां पे मैं एक क्वेश्चन डाल रहा हूं, देखो, विथ व्हाट मिनिमम एक्सेलरेशन a fireman of weight 100 kg must come down on a rope if breaking tension of rope is 3/4 of his weight। एक क्वेश्चन लिख लो, पहले समझा देता हूं मैं, फिर क्वेश्चन लिखा है, आप भी लिख लो। लिख लिया? With what minimum acceleration a fireman of weight 100 kilogram must come down on a rope if the breaking tension of the rope is 3/4 of his weight? सबने क्वेश्चन लिखा? Yes. Yes. ठीक है, मैं समझा देता हूँ इसको कैसे करना है। देखो सपोज ये रोप है, इस पे एक फायरमैन जो आग वगैरह बुझाते हैं वो आदमी है, ठीक है, देखो ऐसा। इस पे जो डाउनवर्ड फोर्स लगेगा आदमी के ऊपर वो mg होगा। लेकिन इस स्ट्रिंग में जो टेंशन है ना, टेंशन की भी जो मैक्सिमम वैल्यू है, जो मैक्सिमम टेंशन जा सकता है वो इतना है, 3/4 ऑफ हिज वेट ना, मतलब 3/4 ऑफ mg। मैक्सिमम टेंशन जो है ना वो इतना है, 3/4 ऑफ mg। अरे mg एक बात बताओ, अगर ऐसा है तो हमेशा कौन सा फोर्स बड़ा रहेगा इनमें से? बड़ा कौन है? mg टेंशन तो बहुत कम है, 3/4 ऑफ mg है ना, तो 3/4 है, 3 आउट ऑफ 4। mg 3/4 ऑफ mg छोटा होता है, mg बड़ा है, मतलब डाउनवर्ड फोर्स बड़ा है, तो अल्टीमेटली ये पर्सन नीचे ही आता जाएगा, द पर्सन विल कम डाउन। ठीक है, इमेजिन करो कि ये नीचे आ रहा है विथ एक्सेलरेशन a, ऊपर नहीं चढ़ पाएगा, ये मुश्किल है इसका ऊपर चढ़ना है इस रोप पे, ठीक है। देखो ऊपर चढ़ने के लिए t बड़ा होना चाहिए mg से, तब ऊपर चढ़ा जाता है। t बड़ा हो सकता है क्या mg से इस प्रॉब्लम में? नहीं। No. No. मतलब ये ऐसी रोप है जो इतनी वीक है कि इस रोप पे ये ऊपर चढ़ना तो पॉसिबल नहीं, लेकिन ये नीचे आ सकता है, तो नीचे आ रहा है विथ एक्सेलरेशन a। सबसे पहले आप क्या करेंगे ऐसे प्रॉब्लम में, अज्यूम करो कि ये नीचे आ रहा है विथ एक्सेलरेशन a। अब इक्वेशन लिखेंगे, नेट फोर्स पता है कितना होगा? नेट फोर्स इतना होगा mg माइनस t, ये नेट फोर्स होगा बॉडी पे। सो जो नीचे आ रहा है तो नेट फोर्स कितना होगा? mg माइनस t इक्वल टू ma। अब आप बोलेंगे ऐसा t मैक्स क्यों नहीं लिखा है आपने, वो बताता हूं मैं, ऐसे लिखना है, ये इक्वेशन है सबसे पहले। अब होता क्या है, ये mg याद है तुमको कांस्टेंट है, Yes. Yes. जैसे जैसे तुम इस t को बढ़ाओगे ना, ठीक है, जैसे तुम t को बढ़ाओगे, t मैंने कहा था वेरिएबल होता है, t को जैसे तुम बढ़ाओगे ना, इमेजिन करो जैसे जैसे आप t को बढ़ाओगे ये पूरा जो ब्रैकेट है, ब्रैकेट छोटा होता जाएगा। Yes. As the t will increase, this bracketed term will decrease। ब्रैकेटेड टर्म डिक्रीज होगा मतलब a का वैल्यू डिक्रीज होगा, क्योंकि ये m भी कांस्टेंट है।
तो जैसे जैसे टी को बढ़ाएंगे ना, सोचो आप टी को बढ़ा रहे हो, एज यू इंक्रीज टी दिस ब्रैकेटेड टर्म विल डिक्रीज, एक्सेलरेशन डिक्रीज हो जाएगी, पहले ये समझो। तो अभी देखो इक्वेशन से मुझे ये पता चल रहा है एज यू इंक्रीज द टेंशन एक्सेलरेशन जो है ना वो डिक्रीज होगी। वो अपने मैथमेटिकली समझ लिया, फिजिकली भी समझ सकते हो। देखो जैसे आप टेंशन बढ़ाओगे मतलब इस आदमी के ऊपर अपवर्ड फोर्स बढ़ेगा, जैसे से अपवर्ड फोर्स बढ़ेगा तो उसके नीचे जाने की जो एक्सेलरेशन है वो क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी ना। कम हो जाएगी। तो यार देखो टी बढ़ाने पे एक कम होता जाएगा, तो ऐसे करते करते मैं टी बढ़ाते जा रहा हूँ, एक कम होते जा रहा है, टी बढ़ाओ एक कम हो रहा है, ऐसे करते करते मैं टी मैक्स पे आ गया। जब टी मैक्स पे आएगा ना तब ए मिन पे जाएगा। Yes. जब टेंशन मैक्सिमम जाएगा ना, मैक्सिमम पे पहुंचे, तो उस टाइम पे जो एक्सेलरेशन होगी वो मिनिमम होगी। अब तुम टी को और बढ़ा नहीं पाओगे, इसलिए ए और कम नहीं होगा, टी मैक्स हो गया, ए मिन हो गया, मिनिमम। ये कंडीशन समझा क्या? हाँ, अब इस एम को आप डाल दो 100 किलोग्राम एक्सेलरेशन मिन, ये यहाँ पे भी एम को 100 किलोग्राम डाल दो इंटू जी 10, टी मैक्स कितना होगा 3/4 ऑफ एम जी ना। ये एनीबडी, ये एम जी कितना है, एम जी की वैल्यू ये है ना 1000 है ना, तो टेंशन मैक्स कितना होगा Yes. 3/4 ऑफ 1000। और देखो थोड़ा फास्ट करना सीखो कैलकुलेशन, ये देखो 1000 में से आई एम सब्ट्रैक्टिंग 3/4 ऑफ द 1000, तो बचेगा कितना, बचेगा 1/4 ऑफ द 1000। 2 0 कट हो जाएंगे। सर 100 आएगा ना? ये 1000 है ना, किधर 100 आएगा इधर? वेट 100 है ना? नहीं वो मास गिवन है, केजी में 100 किलोग्राम दिया है, किलोग्राम में मास होता है, वो मैंने लिखा है वेट 100 केजी, लेकिन वो Yes, लेना yes. मास है, उसको किलोग्राम में दिया है। देखो एम जो है वो मैंने 100 लिया है, जी को 10 ले लिया, इट बिकम 1000, इसका देखो वेट 1000 है, टेंशन कितना रहा 3/4 ऑफ द वेट, मतलब 3/4 ऑफ 1000। वेट है ना किसको बोलते हैं, वेट एमजी को बोला जाता है, ठीक है। एमजी 1000 है, उसका टी मैक्स जो है वो 3/4 ऑफ 1000 है। देखो ये 1000 में से इफ आई सब्ट्रैक्ट 3/4 बचेगा क्या 1/4 ऑफ ए, 0 0 कैंसिल, एक्सेलरेशन आया 10/4 which is like 5/2, 2.5। 2.5. 2.5. मतलब पता है इतनी मिनिमम एक्सेलरेशन है, ये मिनिमम मिली आपको, क्योंकि टी मैक्सिमम था, ए मिनिमम था, मिनिमम एक्सेलरेशन मिली, मतलब कम से कम उसको इतनी एक्सेलरेशन से नीचे आना ही पड़ेगा। इससे अगर उसने इतनी एक्सेलरेशन से वो नीचे नहीं आया, इससे भी कम किया उसने एक्सेलरेशन, तो रोप टूट जाएगा। कम से कम इस एक्सेलरेशन से आना पड़ेगा। जिनको ये फील नहीं हो रहा है कि सर ऐसे कैसे मिनिमम एक्सेलरेशन, ये फील नहीं हो रहा है, तो मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। सो जो एक बहुत ही पतला सा वीक रोप है लेकिन बहुत पतला है, वीक है, टूटने वाला है, इतना पतला रोप है, उस पर एक मोटा आदमी चढ़ा हुआ है, चढ़ पाएगा ऊपर की रोप टूट जाएगी? ऊपर चढ़ने की कोशिश की दोस्त, टूट जाए. ये पता है एक बात, अगर वो सपोज ऑलरेडी ऊपर है, वो रोप पे नीचे आ रहा है, वो जल्दी जल्दी रोप को छोड़ता जाए, जल्दी जल्दी लीव करता जाए, तो वो नीचे आ सकता है, लेकिन अगर उसने रोप को टाइटली पकड़ा तो रोप टूट जाएगी, टूट जाएगा. Yes. तो नीचे आ पाएगा वो, तो उसको इस एक्सेलरेशन से कम नीचे आना पड़ेगा। कितनी एक्सेलरेशन से? 2.5 से, 2.5. इट्स मिनिमम, अदरवाइज रोप टूट जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में ना कुछ और क्वेश्चंस मैं कराऊंगा इस पे, देन मोर क्लैरिटी विल कम। ठीक है, ओके स्टूडेंट, विल कंटिन्यू नेक्स्ट टाइम। देन कुछ कंफ्यूजन है कि आज के लेक्चर में, तो पूछो।